संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, शॉर्ट में इसे बोल देते हैं IIT, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IITs। तो IIT विशेष वित्त और प्रशासन के साथ स्वायत्त इंजीनियरिंग, विज्ञान और प्रबंधन संस्थानों का एक समूह होता है। एक समूह होता है किन किन का? जो स्वायत्त कॉलेज होते हैं, इंजीनियरिंग से संबंधित, विज्ञान से और प्रबंधन से संबंधित, ये एक समूह होता है इन कॉलेजों का। तो यह इंजीनियरिंग की शिक्षा और अनुसंधान के लिए सर्वोच्च संस्थान है। यहाँ पे क्या है? इंजीनियरिंग की शिक्षा दी जाती है और इंजीनियरिंग से संबंधित रिसर्च के लिए सर्वोच्च संस्थान होते हैं। सर्वप्रथम स्थापित होने वाले भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IITs में सबसे पहले है खड़गपुर, जो सबसे पहले स्थापित किया गया था भारत में, और ये 1951 में स्थापित किया गया था। ये सबसे पहले, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में सर्वप्रथम कौन सा IIT स्थापित किया गया था, तो वो है खड़गपुर, और इसका जो ईयर है वो है 1951। इसके बाद में रुड़की आ गया, उसके बाद में मद्रास, बम्बई, दिल्ली, गुवाहाटी, इस तरह से बहुत सारे IITs बाद में भारत में बन गए, ठीक है। तो IITs में प्रवेश के लिए, एक एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक संयुक्त प्रवेश परीक्षा होती है, ठीक है, जिसे कि IIT JEE कहा जाता है, IIT JEE से कहा जाता है, IIT JEE, ठीक है। तो ये याद रखना, ये इसकी एंट्रेंस एग्जाम है, ठीक है, एक संयुक्त प्रवेश परीक्षा होती है। अगर हम बात करें वर्तमान में कितने IITs है भारत में, तो इस टाइम पे भारत में 23 IITs है। कितने हैं इस टाइम पे? 23 IITs हैं। 23 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है इस समय भारत में, जिनमें से प्रमुख है। तो इनमें से मैं कुछ लिस्ट बताती हूँ आपको, ये थोड़ा आप ध्यान से सुनना है। तो एक सूची है जिसके बारे में अभी हम जानेंगे। सबसे पहले है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, उसके बाद में है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे, नेक्स्ट है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की, उसके बाद में है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर, नेक्स्ट है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बिहाली, उसके बाद में है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान त्रिपुटी, नेक्स्ट है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गोवा, उसके बाद में है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, ओके। इसके बाद में नेक्स्ट है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़, नेक्स्ट है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पलक्कड़, उसके बाद में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना, नेक्स्ट है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी, नेक्स्ट है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, उसके बाद में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर, उसके बाद में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर, नेक्स्ट है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर, उसके बाद में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद, नेक्स्ट है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी, नेक्स्ट है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर, और उसके बाद में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली। तो इसमें से कुछ प्रमुख हैं जिनको जो बार बार इसमें एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसे कि IIT दिल्ली हो गया, IIT खड़गपुर हो गया, IIT रुड़की हो गया, ठीक है। तो इनसे एग्जाम काफ़ी ज़्यादा आते हैं। एक बार फिर से इन्हें रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की, उसके बाद में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर, नेक्स्ट है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बिहाली, उसके बाद में है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान त्रिपुटी, नेक्स्ट है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गोवा, उसके बाद में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, उसके बाद में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़, नेक्स्ट है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पलक्कड़, उसके बाद में है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना। मैं इसलिए बता रही हूँ आपको, यहाँ से एग्जाम में जो पूछ लिए जाते क्वेश्चन कि कौन सा इसमें से IIT है, कौन सा नहीं है, ठीक है। तो आप ये जो जगह है इनके नाम से ही आप जान सकते हैं कि कौन सा इसमें IITs है। नेक्स्ट है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना, उसके बाद में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी, उसके बाद में है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, नेक्स्ट है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर, उसके बाद में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर, नेक्स्ट है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर, उसके बाद में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद, नेक्स्ट है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी, उसके बाद में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर, और सबसे लास्ट है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, ओके। तो ये आपके हो गए IIT।
इसके बाद में हम देखते हैं भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIIT के बारे में। सो फ्रेंड्स, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इन्हें हम शॉर्ट में IIIT भी बोल देते हैं। तो IIIT विशेष वित्त पोषण और प्रशासन के साथ में स्वायत्त सूचना प्रौद्योगिकी उन्मुख संस्थानों का एक समूह होता है। किन किन का? जो भी ये संस्थान स्वायत्त होते हैं किस क्षेत्र में? सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, उनका एक समूह होता है। और इनकी जो आवश्यकता थी, इन्हें क्यों स्थापित किया गया था? इन्हें इसलिए स्थापित किया गया था कि जो सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में मानव संसाधनों की कमी हो रही थी, उनको पूरा करने के लिए इसे स्थापित किया गया था। किसको? IIIT को स्थापित किया गया था। अगर बात करें हम वर्तमान में इनकी स्थिति की कि वर्तमान में कितने IIIT है इंडिया में, तो वो हैं इस समय 23 IIIT इस समय उपलब्ध है हमारे इंडिया में। ठीक है, तो आप ये संख्या याद रखना इनकी। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण IIIT है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इनका आपको नाम बता देती हूँ। सबसे पहले हमारा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जो कि इलाहाबाद में स्थित है। सेकंड है अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान, ये ग्वालियर में स्थित है। जो क्वेश्चन बनते हैं वो इस तरह बनते हैं, आपको कोई भी संस्थान का नाम दे दिया जाएगा और उसकी मतलब आपको पूछा जाएगा कि ये कहाँ पर स्थित है। ठीक है, इसके बाद में थर्ड आपका पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग, ये जबलपुर में स्थित है। कहाँ पर? जबलपुर में स्थित है ये। इसके बाद में नेक्स्ट है भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग, ये कांचीपुरम में स्थित है। एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ये इलाहाबाद में स्थित है। नेक्स्ट है अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान, ये है ग्वालियर में स्थित। तो आपको जहाँ भी अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से ये मिले IIIT, तो ये ग्वालियर में स्थित है। इसके बाद में नेक्स्ट है पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग, तो ये जबलपुर में स्थित है। इसके बाद में नेक्स्ट है भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग, ये कांचीपुरम में स्थित है। तो ये तो हो गई आपकी IIIT। इसके बाद में हम बात करते हैं योजना और वास्तुकला के लिए स्कूल। इन्हें हम बोलते हैं स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर यानी SPA, शॉर्ट में हम बोल देते हैं इनको SPA, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। तो ये क्या होता है इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो SPA MHRD मंत्रालय यानी जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार है उसके द्वारा इसे स्थापित किया गया था। और किस उद्देश्य से इसे स्थापित किया गया था? इसको वास्तुकला और नियोजन स्कूलों का एक मतलब समूह बनाया गया था। योजना और वास्तुकला को बढ़ावा देने के लिए इसे स्थापित किया गया था। तो स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, इसकी सबसे पहले शुरुआत दिल्ली में हुई थी। कब हुई थी इसकी? 1941 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, किस रूप में? दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है, तो दिल्ली में सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी 1941 में। इसका पहले नाम था दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। बाद में इसे दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी यानी DTU के आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के रूप में इसे बदल दिया गया। ठीक है, ठीक है, तो बाद में इसे किसके रूप में बदल दिया गया? दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी यानी DTU के आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के रूप में इसे चेंज कर दिया गया, इसका नाम चेंज कर दिया गया। इसके बाद में 1959 में इसे टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के स्कूल के साथ में मिला दिया गया। किस स्कूल के साथ में? टाउन एंड कंट्री प्लानिंग स्कूल के साथ में इसे ज्वाइन कर दिया गया, इसे मिला दिया गया, जिसका नाम बदलकर इसका वर्तमान में रखा गया। यानी जो भी इसका नाम है स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, ये अब इसका वर्तमान में नाम हो गया है। इसके बाद में इसका नाम बदलकर यानी SPA रखकर इसे दिल्ली विश्वविद्यालय से जोड़ दिया गया, इसे DU से इसे संबंधित कर दिया गया है। यह जो स्कूल है स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, यह जो स्टूडेंट्स हैं उनको PG और UG दोनों की स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों स्तरों पर यह पढ़ाई कराता है। ठीक है, दोनों स्तरों पर इसमें अध्ययन होता है, जिसमें कि क्या क्या इनके पाठ्यक्रम होते हैं। एक तो नियोजन होता है, वास्तुकला और डिजाइन, ये इनका पाठ्यक्रम होता है, ये इनका सिलेबस होता है। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों के बारे में यहाँ पर अध्ययन कराया जाता है स्टूडेंट्स को। इसके बाद में हम बात करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इसे शॉर्ट में बोल देते हैं NIT। क्या बोल देते हैं इसे शॉर्ट में? NIT। ठीक है, तो आप ये याद रखना। तो ये क्या होते हैं ये संस्थान?
एनआईटी इंजीनियरिंग, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और प्रबंधन स्कूलों का एक समूह होता है। किन किन का? ये इंजीनियरिंग स्कूल जो होते हैं, जो कॉलेज होते हैं इंजीनियरिंग, इसके अलावा जो साइंस से संबंधित जो कॉलेज होते हैं, प्रौद्योगिकी से संबंधित जो भी कॉलेज होते हैं, और प्रबंधन यानी मैनेजमेंट से संबंधित जो भी स्कूल होते हैं, ये उन सभी का एक समूह होता है। ठीक है, जिसे पहले क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में इन्हें स्थापित किया गया था। ठीक है, क्या? क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज यानी रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में इन्हें स्थापित किया गया था, जिसका कि नाम बदलकर 2003 में इनका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी एनआईटी इनका नाम रख दिया गया। तो एनआईटी को संचालित करने वाला नवीनतम अधिनियम राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान 2007 है। ठीक है, मतलब क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज से इसका नाम बदलकर 2003 में क्या रख दिया गया? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। वो क्या है? एक सेकेंड। यह एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान होता है। ठीक है, क्या होता है? एक राष्ट्रीय महत्व के संस्थान होते हैं, जिन्हें कि 2007 में किसके द्वारा? नवीनतम अधिनियम राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान 2007 के तहत इसे राष्ट्रीय महत्व के विषय के संस्थान इसे घोषित कर दिया गया। अगर बात करें हम वर्तमान में कितने हैं भारत में एनआईटी, तो इस समय भारत में 31 यानी 31 एनआईटी हैं। कितने हैं? 31। ठीक है, इनकी संख्या इस टाइम इतनी है भारत में। तो ये तो हो गया हमारा एनआईटी। अब नेक्स्ट है हमारा आईआईएम यानी भारतीय प्रबंधन संस्थान। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये कौन से संस्थान होते हैं? इन संस्थानों में जो बिजनेस से संबंधित जो भी स्टडी होती है वो कराई जाती है। बिजनेस से संबंधित जो भी अध्ययन होता है वो यहाँ पर कराया जाता है। तो आईआईएम भारत सरकार के द्वारा बनाए गए बिजनेस स्कूलों का एक समूह है। किनका? बिजनेस स्कूलों का एक समूह है। क्या? आईआईएम। ठीक है, तो आईआईएम पंजीकृत सोसाइटीज़ हैं जो कि उनके संबंधित बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा शासित होती है। किनके द्वारा शासित होती है? बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के द्वारा ये शासित होती है। आईआईएम की स्थापना योजना आयोग की सिफारिश के आधार पर हुई थी। तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि आईआईएम की स्थापना की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, तो ये कोई व्यक्ति नहीं थे, ये पूरा आयोग था, योजना आयोग। ठीक है, तो उसकी सिफारिश के आधार पर इसकी जो स्थापना हुई थी। और किनके द्वारा की गई थी इसकी स्थापना? जो कि हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा इनकी स्थापना की गई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, फिर से देखते हैं। आईआईएम की स्थापना योजना आयोग की सिफारिश के आधार पर भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसे शुरू किया गया था। ठीक है, वर्तमान में अगर देखें कितने हैं भारत में, तो इस समय भारत में 20 आईआईएम उपलब्ध है। ठीक है, कितने हैं इस समय भारत में? 20 आईआईएम। तो यहाँ पर कुछ भारतीय प्रबंधन संस्थान की एक लिस्ट दी गई है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले भारतीय प्रबंधन संस्थान कलकत्ता, ये 13 नवंबर 1961 को स्थापित हुआ था और ये देश का पहला आईआईएम था। ठीक है, क्या था? भारत का पहला आईआईएम यानी भारतीय प्रबंधन संस्थान, जो कि कलकत्ता में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 13 नवंबर 1961 को। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये अहमदाबाद में स्थित है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 16 दिसंबर 1961 को हुई थी। ठीक है, और ये देश का दूसरा आईआईएम है। ठीक है, तो आप ये याद रखना, ऐसे सीरियल वाइज इन्हें याद रखना। पहला कौन सा? कलकत्ता आईआईएम, सेकंड कौन सा? अहमदाबाद। ठीक है, उसके बाद में थर्ड है हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये बेंगलोर में स्थित है। ठीक है, और ये स्थापित किया जाने वाला तीसरा आईआईएम है जिसे कि 1973 में स्थापित किया गया था। 1973 में इसे सेटअप किया गया था। यह मुख्य कंपाइल बाइलैकी बेंगलोर में स्थित है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है भारतीय प्रबंधन संस्थान जो कि लखनऊ में स्थित है और ये हमारे देश का 4th आईआईएम है। ठीक है, चौथा है ये कौन सा? भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ, ये याद रखना। इसके बाद में नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो कि कोझिकोड में स्थित है। ठीक है, केरल कोझिकोड में स्थित है और ये देश का 5वां आईआईएम है जिसे कि 1996 में से स्थापित किया गया था। 1996 में से स्थापित किया गया था और 1997 में छात्रों का इसमें पहला बैच शुरू किया गया था। आईआईएम कोझिकोड एशिया का पहला संस्थान था जिसने कि कार्यकारी अधिकारियों के लिए प्रबंधन में दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम की पेशकश की। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है आपके लिए कि यहाँ पे जो है दूरस्थ शिक्षा यानी डिस्टेंस लर्निंग की भी यहाँ पे
जो पेशकश की गई थी, ये प्रोग्राम बनाया गया था और यह ऐसा करने वाला एशिया का पहला संस्थान है, पूरी एशिया का पहला संस्थान है। कौन सा? कोझिकोड। ठीक है, भारत का तो पहला संस्थान है ही, साथ ये एशिया का भी पहला संस्थान है जिसने कि डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन की शुरुआत की। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पॉइंट से आपके लिए। नेक्स्ट है इसमें भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर, यह देश का छठा IIM है। ठीक है, जो कि 1996 में स्थापित किया गया था, याद रखना आपको। ठीक है, कौन सा? भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर, जो कि देश का छठा है और यह 1996 में 1996 में से स्थापित किया गया था। इसके बाद में हमारा आ गया भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग। ठीक है, जिसे कि राजीव गांधी भारतीय प्रबंधन संस्थान के रूप में भी जाना जाता है। इसका नाम क्या है? भारतीय प्रबंधन संस्थान, इसे शिलोंग, और इसे क्या है? राजीव गांधी भारतीय प्रबंधन संस्थान के रूप में भी जाना जाता है। इसके दो नाम है, एक तो भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग है, दूसरा क्या है? राजीव गांधी भारतीय प्रबंधन संस्थान। ठीक है, इसे इस रूप में भी जाना जाता है। तो यह भारत सरकार के 2005 के फैसले के बाद में स्थापित किया गया था। इसे कब स्थापित किया गया था? 2005 में स्थापित किया गया था और इसे 7वां देश का IIM बना दिया गया था। ठीक है, ये 7th है। ठीक है, इसका नंबर क्या है? 7th है। संस्थान की आधारशिला 1 दिसंबर 2007 को रखी गई थी। मतलब स्थापित तो इसे पहले कर दिया गया था, लेकिन जो इसकी आधारशिला रखी गई थी वो 1 दिसंबर 2007 को रखी गई थी। और क्या है, 2008-9 से इसका शैक्षणिक सत्र शुरू हो गया था। यहाँ पे 2008-9 से यहाँ पे जो स्टडी आरंभ हो गई थी यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है भारतीय प्रबंधन संस्थान रोहतक। ये हमारे देश का 8वां IIM है, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है। ठीक है, जो कि 2010 से 11 में स्थापित 6 IIM में पहला था। जो मतलब 2010-11 में 6 IIM बनाए गए थे भारत सरकार के द्वारा, जिसमें कि पहला था कौन सा? भारतीय प्रबंधन संस्थान रोहतक। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा भारतीय प्रबंधन संस्थान रांची। ठीक है, कौन सा? भारतीय प्रबंधन संस्थान रांची, ये झारखंड में स्थित है और इसके संरक्षक के रूप में IIM कोलकाता के साथ में 2010 में से स्थापित होने वाला 9वां IIM बनाया गया था। ठीक है, इसका संरक्षक कौन सा? इसे IIM कोलकाता इसका संरक्षक है। ठीक है, और इसे 2010 में स्थापित होने वाला 9वां IIM बना दिया गया था देश का, और 6 जुलाई 2010 से इसने संचालन शुरू कर दिया था। इसका जो कार्यवाही है, इसकी जो स्टडी वगैरह है, अध्ययन कार्य इसमें कब से? 6 जुलाई 2010 से इसका संचालन शुरू कर दिया गया था। अब आ गए इसमें भारतीय प्रबंधन संस्थान रायपुर। ठीक है, कौन सा? भारतीय प्रबंधन संस्थान रायपुर। एक सेकेंड, यह देश का 10वां IIM है। क्या है? देश का 10वां IIM है, जिसका उद्घाटन 11 अक्टूबर 2010 को किया गया था। ठीक है, इसका उल्लेख IIM इंदौर द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था इसका उल्लेख? IIM इंदौर के द्वारा। सॉरी। नेक्स्ट है भारतीय प्रबंधन संस्थान तिरुचिरापल्ली। क्या है? भारतीय प्रबंधन संस्थान तिरुचिरापल्ली, यह देश का 11वां IIM है। ठीक है, कौन सा है? 11वें नंबर का है और इसका जो उद्घाटन है वो 4 जनवरी 2011 को किया गया था। ठीक है, इसका उद्घाटन कब किया गया था? 11 जनवरी 2010 को तिरुचिरापल्ली वाले का। ठीक है, तो इसका उल्लेख IIM बेंगलोर के द्वारा किया गया था। सॉरी, थोड़ा सा नाम बोलने में मिस्टेक हो गई। अब आगे इसमें भारतीय प्रबंधन संस्थान काशीपुर, और ये देश का 12वां। ठीक है, ये याद रखना, जो काशीपुर वाला है देश का 12वां IIM है। यह जुलाई 2011 से IIM लखनऊ की मेंटरशिप के तहत ऑपरेशन शुरू किया गया था। ठीक है, मतलब इसका जो उल्लेख किया गया था वो IIM लखनऊ ने जुलाई 2011 में इसका किया गया था। ठीक है, उत्तराखंड के काशीपुर के एस्कॉट्स फार्म क्षेत्र में स्थायी परिसर की आधारशिला अप्रैल 2011 में रखी गई थी। तो इसकी जो आधारशिला है वो कहाँ पर रखी गई थी? उत्तराखंड के काशीपुर के एस्कॉट्स फार्म में। ठीक है, और कब रखी गई थी? अप्रैल 2011 में, और ये देश का 12वां IIM है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा भारतीय प्रबंधन संस्थान उदयपुर, और ये देश का 13वां IIM है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है। कौन सा? 13वां। ठीक है, उदयपुर वाला। इसे जुलाई 2011 में मोहनलाल सुखाड़ विश्वविद्यालय के एक अस्थायी परिसर के रूप में शुरू किया गया था। कौन से विश्वविद्यालय के रूप में? इसे मोहनलाल सुखाड़ विश्वविद्यालय के एक अस्थायी परिसर के लिए इसे शुरू किया गया था। अब नेक्स्ट है इसमें
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट नागपुर, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यहाँ से एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। तो ये देश का 14वां यानी 14 IIM है। यह IIM इलाहाबाद की मेंटरशिप के तहत 2015 में से ऑपरेशन शुरू किया गया था, ठीक है। किसके तहत? इसे IIM अहमदाबाद के मेंटरशिप के तहत। इसके बाद में है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट विशाखापत्तनम। यह हमारे देश का 15वां IIM है, ठीक है। कौन सा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट विशाखापत्तनम, ठीक है। तो इसने IIM बेंगलोर की मेंटरशिप के तहत 2015 में ऑपरेशन शुरू किया गया था। किसके तहत? IIM बेंगलोर के तहत। और कब किया गया था इसमें ऑपरेशन शुरू? वो 2015 में शुरू किया गया था। अब आगे हमारा IIM बोधगया यानी भारतीय प्रबंधन संस्थान बोधगया। यह हमारे देश का 16वां IIM है, ठीक है। और इसे मगध विश्वविद्यालय के विशाल परिसर में स्थापित किया गया था। मतलब बोधगया में मगध विश्वविद्यालय ना, तो उसके विशाल परिसर में इसे स्थापित किया गया था। अब आगे हमारा भारतीय प्रबंधन संस्थान अमृतसर, ठीक है। IIM अमृतसर जो कि अस्थायी रूप से सरकारी पॉलिटेक्निकल कॉलेज के परिसर में स्थित है, ठीक है। किसके परिसर में स्थित है? एक सरकारी पॉलिटेक्निकल कॉलेज है, उसके परिसर में से स्थापित कर दिया गया है। और इसे IIM अमृतसर IIM कोझिकोड के द्वारा सलाह दी जा रही है। यानी इसके जो IIM अमृतसर है वो IIM कोझिकोड की मेंटरशिप के तहत कार्य कर रहा है। और यह हमारे देश का 17वां IIM है। कौन सा है? 17वां IIM है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है भारतीय प्रबंधन संस्थान संबलपुर। यह हमारे देश का 18वां IIM है, ठीक है। हमारे देश का 18वां है भारतीय प्रबंधन संस्थान संबलपुर। तो यह IIM स्थायी रूप से प्रौद्योगिकी सिलिकॉन संस्थान के परिसर में स्थित है। किसके में? एक सिलिकॉन संस्थान है, उसके परिसर में स्थित है। अब आगे है इसमें भारतीय प्रबंधन संस्थान सिरमौर ने 2015 में संचालन शुरू किया था, ठीक है। जो सिरमौर वाला उसने 2015 में अपना संचालन शुरू किया था। और इसका उल्लेख किसके द्वारा किया गया था? इसका IIM लखनऊ के द्वारा इसका उल्लेख किया गया था। नेक्स्ट है हमारा भारतीय प्रबंधन संस्थान जो कि जम्मू में स्थित है, ठीक है। और इसे कब शुरू किया गया था? इसे 2016 में से ऑपरेशन के तहत इसे शुरू किया गया था। जम्मू वाला जो IIM है ना, उसे 2016 में शुरू किया गया था। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं कि जम्मू में जो IIM है उसे कब स्थापित किया गया, या फिर वहाँ पे जो ऑपरेशन वो कब स्टार्ट किया गया। तो वो 2016 में से स्टार्ट किया गया था। और इसका उल्लेख किसके द्वारा किया गया जा रहा है? इसका उल्लेख जो है वो IIM लखनऊ के द्वारा इसका किया जा रहा है। यह अस्थायी रूप से पुराने विश्वविद्यालय के परिसर में जम्मू के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के परिसर में स्थित है। जम्मू का एक पुराना विश्वविद्यालय है, पुरानी यूनिवर्सिटी है, जो कौन सी है? गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, उसके परिसर में स्थापित कर दिया गया है। तो ये हो गए हमारे कुछ IIM यानी भारतीय प्रबंधन संस्थान, ठीक है। अखिल भारत हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स। तो क्या है इसकी फुल फॉर्म? सबसे पहले हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स। सो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म देखते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म होती है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। फिर से देखें, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। तो अब बात करते हैं हम एम्स है क्या। तो एम्स हायर एजुकेशन के ऐसे मेडिकल कॉलेज हैं जो कि ऑटोनॉमस गवर्नमेंट पब्लिक कॉलेज का एक ग्रुप है। यानी एम्स उच्च शिक्षा के सार्वजनिक चिकित्सा संस्थानों का एक समूह होता है। क्या है एम्स? उच्च शिक्षा के स्वायत्त सार्वजनिक मेडिकल कॉलेज का एक समूह होता है। इसमें क्या है? बहुत सारे कॉलेज का एक समूह होता है जो कि देशों में मेडिकल से संबंधित शिक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है। तो देश का जो सबसे प्रमुख एम्स माना जाता है, सबसे पुराना जो माना जाता है, वो एम्स नई दिल्ली को माना जाता है, ठीक है। ये सबसे उत्कृष्ट संस्था थी जिसे कि 1956 में स्थापित किया गया था, ठीक है। तो जो दिल्ली एम्स है ये सबसे पुराना, हमारे देश का सबसे पुराना एम्स है। इस समय हमें हमारे देश में 9 एम्स है, ठीक है। कितने कॉलेज है? 9 है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इनकी संख्या कितनी है इस समय हमारे देश में? वो है 9, ओके। और इन्हें
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा स्थापित किया जाता है। फिर से देखिए, इन्हें किस मंत्रालय के तहत स्थापित किया जाता है, कौन सा मंत्रालय है जो कि इन्हें स्थापित करता है, वो है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। ओके, तो जिसका उद्देश्य क्या है, देश में गुणवत्ता तृतीयक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं में क्षेत्रीय असंतुलन को ठीक करना। क्या है, देश में जो स्वास्थ्य की गुणवत्ता है उसको तृतीयक स्तर पर स्वास्थ्य सेवा में क्षेत्रीय असंतुलन को ठीक करना, और इसके अलावा क्या करना, स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। ठीक है, तो इसके दो प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला है जो तृतीयक स्तर है उस पर जो क्षेत्रीय स्तर पर जो भी स्वास्थ्य लेकर भेदभाव होता है, ठीक है, तो उसको उस असंतुलन को ठीक करना। और इसके अलावा विद्यार्थियों को जो भी चिकित्सा के क्षेत्र में आना चाहते हैं उनको स्नातक यानी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की जो शिक्षा प्रदान करना, और उन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। तो इसके दो महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। ठीक है, आपने जान लिया कि हमारे देश में इस समय 9 हैं एम्स। ठीक है, तो कौन कौन से देखते हैं ये, ठीक है, AICTE यानी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। तो इसमें आज हम जानेंगे कि AICTE क्या है और इसकी भारत में स्थापित करने की क्या आवश्यकता पड़ी। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसकी फुल फॉर्म के बारे में। तो AICTE की फुल फॉर्म होती है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। फिर से देखते हैं, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। तो AICTE की भारत में तकनीकी शिक्षा का एक वाइड सिनेरियो है। क्या एक वाइड सिनेरियो है, वृद्ध परिदर्शक, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे कि इंजीनियरिंग हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, वास्तुकला हो गया, टाउन प्लानिंग हो गया, इसके अलावा मैनेजमेंट है, फार्मेसी है, अप्लाइड आर्ट्स एंड क्राफ्ट हो गया, होटल मैनेजमेंट, ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। और ये क्या है, AICTE इसके अंतर्गत डिग्री या डिप्लोमा वगैरह ये प्रदान करते हैं। तो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE ये क्या है, ये उच्च शिक्षा विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत वैधानिक निकाय है। क्या है ये एक उच्च शिक्षा विभाग है, ठीक है, जो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत आता है। ठीक है, उसके अंतर्गत ये कार्य करता है और ये एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है कि ये वैधानिक निकाय है संवैधानिक, तो ये वैधानिक निकाय है, ये याद रखना आप लोग। और तकनीकी शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की एक परिषद है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि AICTE क्या है, ये तकनीकी शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की परिषद है। फिर से देखते हैं, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE उच्च शिक्षा विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, और यह भारत में तकनीकी शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की एक परिषद है। यह नवंबर 1945 में पहली बार एक सलाहकार निकाय के रूप में स्थापित की गई थी। ठीक है, कब किया गया था इसे स्थापित, इसे नवंबर 1945 में, ठीक है, नवंबर 1945 में इसे स्थापित किया गया था। किस तरह से, एक सलाहकारी निकाय के रूप में, एक एडवाइजरी निकाय के रूप में। ठीक है, ये पहले एडवाइस देती थी। ठीक है, और बाद में 1987 में यानी 1987 में संसद के एक अधिनियम के द्वारा इसे वैधानिक दर्जा दे दिया गया। पहले क्या था, एक ये सिर्फ एक सलाहकारी परिषद थी। ठीक है, ये सिर्फ एडवाइस दे सकती थी, इसे कोई भी कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं था। लेकिन बाद में क्या है, 1987 में संसद में कानून बनाकर इसे वैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। अब बात करते हैं इसका मुख्यालय क्या, तो इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है इसका मुख्यालय, नई दिल्ली में स्थित है। और इसके 7 क्षेत्रीय कार्यालय है। ठीक है, 7 इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। बाद में एक और भी बन गया हैदराबाद में, तो अब इसके टोटल हो गए 8 कार्यालय। ठीक है, 8 क्षेत्रीय कार्यालय यानी इसके 8 ब्रांच है, जो कि कोलकाता, चेन्नई, कानपुर, मुंबई, चंडीगढ़, भोपाल और बेंगलोर में। ठीक है, और अभी हाल में जो बनी है वो है हैदराबाद में। तो ये याद रखना आप, हैदराबाद। अब आगे इसमें AICTE परिषद, जो कि विभिन्न स्तरों पर, एक सेकेंड, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, वास्तुकला, टाउन प्लानिंग, प्रबंधन यानी मैनेजमेंट, फार्मेसी, अप्लाइड आर्ट्स एंड क्राफ्ट, होटल मैनेजमेंट और कैटरिंग टेक्नोलॉजी आदि में इसमें प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, पर इसमें प्रशिक्षण दिया जाता है इन सभी में।
और क्या है, इसमें रिसर्च वगैरह भी की जाती है, अनुसंधान में भी की जाती है, और इनके साथ ही तकनीकी शिक्षा के कार्यक्रमों को भी शामिल करता है। फिर से देखते हैं, ये जो AICTE है, ठीक है, यह विभिन्न स्तरों पर इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, वास्तुकला, टाउन प्लानिंग, प्रबंधन, फार्मेसी, अप्लाइड आर्ट्स एंड क्राफ्ट, होटल मैनेजमेंट और कैटरिंग टेक्नोलॉजी आदि में प्रशिक्षण और अनुसंधान सहित तकनीकी शिक्षा के कार्यक्रम को शामिल करता है। तो ये जो मैंने बताया अभी सभी आपको, ये जितने भी कार्यक्रम है, जितने भी ये कोर्सेज हैं, ठीक है, इनमें ये क्या करते हैं, ये प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है AICTE के तहत, और मतलब जो भी रिसर्च वगैरह के लिए जो भी आवश्यक सामग्री है, जो भी हम कह सकते हैं जो भी नई नॉलेज है, वो इसके तहत प्रदान की जाती है छात्रों को। और ये क्या करता है, ये डिग्री भी प्रदान करते हैं, और डिप्लोमास वगैरह भी ये सभी ये AICTE प्रदान करती है, जो सभी कोर्स इनमें कोई भी डिग्री वो प्राप्त करना चाहे। आगे इसमें यह भारत में तकनीकी शिक्षा और प्रबंधन शिक्षा प्रणाली के समुचित नियोजन और समन्वित विकास के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। तो ये क्या है, AICTE भारत में तकनीकी शिक्षा और जो भी प्रबंधन शिक्षा प्रणाली है उसके समुचित नियोजन और समन्वित विकास के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। मतलब इसके ऊपर ही पूरी जिम्मेदारी है, AICTE के ऊपर ही पूरी जिम्मेदारी डाल दी है सरकार ने कि यही जो तकनीकी शिक्षा है उसके ऊपर नज़र रखेगी, उसकी निगरानी रखेगी, और जो भी प्रबंधन शिक्षा उसके ऊपर भी इसकी निगरानी रहेगी। तो ये दोनों जो प्रणालियाँ हैं, शिक्षा प्रणालियाँ, वो इसी के अंतर्गत कर दी गई है, ठीक है, कि किस प्रकार से अब ये इनका नियोजन किया जाएगा और किस प्रकार से इन शिक्षाओं का यानी तकनीकी में और प्रबंधन में किस प्रकार से विकास किया जाएगा। तो ये सभी AICTE के ही जिम्मेदारी है, ठीक है। तो AICTE की प्रचार भूमिका भी है, ठीक है, मतलब इसको किस प्रकार से प्रचार करना, इन सब शिक्षा प्रणालियों को किस प्रकार से ने आगे बढ़ाना है, जो कि तकनीकी संस्थानों को अनुदान देते हुए नवाचारों, संकायों, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने वाली महिलाओं, विकलांगों और समाज के कमजोर वर्ग के लिए तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं के माध्यम से लागू करती है। इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो तकनीकी संस्थान है, ठीक है, इंडिया में, ऑल इंडिया में जितने भी तकनीकी संस्थान है, सबसे पहले तो सबको अनुदान प्रदान करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि जो तकनीकी संस्थान है, ठीक है, तो उनको अनुदान कहाँ से मिलता है, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि ऑप्शन में हो सकता है UGC, ठीक है। तो UGC तकनीकी संस्थानों को अनुदान नहीं देता, ठीक है। तो इसमें अनुदान ये AICTE ये अनुदान प्रदान करती है किनको, जो तकनीकी संस्थान है। किस लिए अनुदान देते हैं, जिससे कि वहाँ पे इनोवेशन हो, नवाचार हो, संकाय हो, उनके लिए, और मतलब रिसर्च में हेल्प करने के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको विकास करने के लिए, जिससे कि जो भी ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं हैं, विकलांग हैं और समाज के कमजोर वर्ग हैं, उनको भी तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, उनके लिए भी जो योजना है उनको लागू कर सके। तो इस तरह से ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है किस क्षेत्र में, तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में, और प्रबंधन शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब आगे इसमें, तो ये परिषद अपने कार्यालयों का संचालन कार्यकारी परिषद के माध्यम से करती है, ठीक है। तो इसके कितने मैंने कार्यालय बताए, इसके मैंने बताए थे 8, ठीक है, पहले मतलब 7 थे, एक बाद में अब हैदराबाद में भी बन गया। तो इस तरह से इसके टोटल कितने हो गए, 8 कार्यालय हो गए। तो ये जो अपने कार्य है उन अपने कार्यालयों के माध्यम से, कार्यकारी परिषद के माध्यम से अपने कार्यों को जो करता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका AICTE। अब आ गया है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे भी देख लेते हैं। तो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR जैव चिकित्सा अनुसंधानों के निर्माण, समन्वय और संवर्धन के लिए भारत का एक सर्वोच्च निकाय है। फिर से समझिए, ये जो ICMR है यानी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद है, ये जैव चिकित्सा अनुसंधान के यानी जैव चिकित्सा से संबंधित जो भी निर्माण होगा, जो भी समन्वय किया जाएगा और जो भी संवर्धन होगा, उसके लिए भारत का एक सर्वोच्च निकाय है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं कि जैव चिकित्सा अनुसंधान के निर्माण के लिए, उसके समन्वय के लिए और उसके संवर्धन के लिए भारत की कौन सा निकाय जो सर्वोच्च है, सर्वोच्च निकाय क्या है इन सबके निर्माण, समन्वय और संवर्धन के लिए, तो वो क्या है, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। ओके, तो ये क्या है, जैव चिकित्सा से संबंधित है। यह दुनिया में सबसे पुराना चिकित्सा अनुसंधान निकाय है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कि जो ये दुनिया में सबसे पुराना चिकित्सा अनुसंधान निकाय है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में, ठीक है।
तो पहली चीज़ तो क्या है, ये सबसे पुराना है, ठीक है, दुनिया में सबसे पुराना चिकित्सा अनुसंधान निकाय है और इसका जो कार्यालय है, इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा ये जैव चिकित्सा से संबंधित है, जैव चिकित्सा अनुसंधान के निर्माण के लिए, उसके समन्वय के लिए और उसकी वृद्धि यानी उसके संवर्धन के लिए जिम्मेदार है और यह भारत में इन सभी के लिए एक सर्वोच्च निकाय है, जैव चिकित्सा अनुसंधान से संबंधित है। अब आगे ICMR सरकार के द्वारा वित्त पोषित है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़। तो ICMR किसके द्वारा वित्त पोषित है, ये भारत सरकार के द्वारा वित्त पोषित है, केंद्र सरकार के द्वारा। तो भारत के स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से, ठीक है। तो ये किसके तहत कार्य करता है, ये करता है भारत के स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से, उसके तहत ये कार्य करता है, ठीक है। तो हर जगह मानव संसाधन विकास मंत्रालय नहीं करना आपको, तो ये जो कार्य करता है ये है स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय। अब आगे इसमें आज़ादी से पहले 1911 में भारत सरकार यानी उस टाइम पे जो हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों की सरकार थी, तो उस टाइम पे आज़ादी से पहले भारत सरकार में 1911 में भारत के भारतीय अनुसंधान कोष संघ यानी IRFA की स्थापना की गई थी, ठीक है। फिर से देखिए 1911 में, आज़ादी से पहले की बात है, ठीक है। तो उस समय भारत सरकार के द्वारा भारतीय अनुसंधान कोष संघ यानी IRFA की स्थापना की गई थी। लेकिन क्या स्वतंत्रता के बाद में, आज़ादी के बाद में 1949 में भारत सरकार के द्वारा इसका IRFA का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, ठीक है। तो इसका नाम बदलकर इसे नया रूप दे दिया गया और इसका नाम क्या कर दिया गया, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR का पूर्ववर्ती नाम क्या है, पहला नाम क्या है, तो इसका जो पूर्ववर्ती नाम है वो है भारतीय अनुसंधान कोष संघ यानी IRFA। ओके, अब आगे इसमें कि ICMR के पहले निदेशक कौन थे, तो वो थे, 1 सेकेंड, तो इसके पहले निदेशक हैं डॉक्टर CG पंडित। कौन है, डॉक्टर CG पंडित, तो ये याद रखना आप, ये डॉक्टर CG पंडित इसके ICMR के पहले निदेशक हैं, ठीक है। अब आगे इसमें परिषद के शासी निकाय की अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री करते हैं। कौन करते हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। जो परिषद होती है उसका जो शासी निकाय होता है, ठीक है, जो प्रशासन से संबंधित निकाय होता है, उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, हमारे केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, इनके निदेशक नहीं करते इसकी अध्यक्षता, ये सिर्फ करते हैं हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर। उसके बाद में परिषद देश में जैव चिकित्सा अनुसंधान को बढ़ावा देती है, ठीक है। तो ये जो ICMR है किसको बढ़ावा देती है, ये जैव चिकित्सा अनुसंधान को बढ़ावा देती है और साथ ही साथ यह अलौकिक अनुसंधान भी है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, ये एकदम अलौकिक अनुसंधान है और इसके तहत क्या है, जैव चिकित्सा को भी बढ़ावा दिया जाता है, उसके रिसर्च को भी बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है। दशकों से परिषद द्वारा अतिरंजित अनुसंधान के आधार पर इसकी रणनीतियों को विस्तार किया गया है, ठीक है। टाइम आने पर क्या है, धीरे धीरे इसकी जो रणनीतियां हैं, इसकी जो काम करने का तरीका, उनको चेंज करके थोड़ा सा और भी वाइड कर दिया गया है, ताकि इससे ज़्यादा जो एरिया है उसे कवर किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जाना जाए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ICMR यानी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी BCI। तो क्या है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये एक वैधानिक निकाय है। कैसा है, वैधानिक निकाय, ना कि संवैधानिक, ठीक है। और इसे किस एक्ट के तहत इसे स्थापित किया गया था, वो है अधिवक्ता अधिनियम 1961, ठीक है। इसके तहत इसे स्थापित किया गया था, यानी एडवोकेट्स एक्ट 1961 के तहत इसे स्थापित किया गया था और इसे वैधानिक यानी कानूनी निकाय है। और इसे क्या उद्देश्य था इसका, इसे क्या मतलब क्या आवश्यकता पड़ी थी इसको स्थापित करने की, तो जो ऑल इंडिया बार कमेटी है और लॉ कमीशन है उसके द्वारा कुछ सिफारिशें दी गई थी, किस लिए, ताकि जो कानूनी शिक्षा है उसको ज़्यादा बढ़ाया जा सके, उसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी प्रदान की जा सके।
तो इस तरह से कुछ सिफारिशें दी गई थी, किसके द्वारा? ऑल इंडिया बार कमेटी और लॉ कमीशन के द्वारा, ठीक है। तो उनकी सिफारिशों को लागू करने के लिए इसे एडवोकेट्स एक्ट के द्वारा पेश किया गया। अधिवक्ता अधिनियम 1961 में इसे पेश किया गया। अब बात करें बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मुख्यालय की, यानी इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है इसका मुख्यालय? नई दिल्ली में स्थित है। और ये क्या कराता है? तो यह भारत में कानूनी अभ्यास और कानूनी शिक्षा को विनियमित करता है, ठीक है। जो कानूनी अभ्यास होता है, मतलब लॉ से जो प्रैक्टिस करते हैं लोग, और इसके अलावा जो लॉ की डिग्री लेते हैं, जैसे ये LLB हो गया, LLM हो गया, तो इन सब को ये संचालित करता, विनियमित करता। कौन? बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं हम बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्यों के बारे में। तो इसके सदस्य कौन कौन होते हैं? तो इसके सदस्यों में भारत के वकील हैं उनके बीचों में से ही चुने जाते हैं। इसके सदस्य कौन होते हैं? जो भी भारत में वकील होते हैं उनको चुना जाता, ठीक है, कुछ को चुना जाता उनमें से, और वो भारतीय बार का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। इसके अलावा बार काउंसिल ऑफ इंडिया में प्रत्येक राज्य बार काउंसिल से चुने हुए सदस्य होते हैं, यानी प्रत्येक राज्य की अपनी स्टेट बार काउंसिल होती है, ठीक है। तो वो उसके जितने भी सदस्य होते हैं उसमें से कुछ चुने हुए सदस्य बार काउंसिल ऑफ इंडिया में प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या करते हैं वो? बार काउंसिल ऑफ इंडिया में भारत का जो प्रतिनिधित्व करते हैं प्रत्येक स्टेट बार काउंसिल से, राज्य बार काउंसिल से, ठीक है। कुछ चुने हुए सदस्य होते हैं। इसके अलावा भारत के अटॉर्नी जनरल और भारत के सॉलिसिटर जनरल जो कि इसके पदेन सदस्य होते हैं। कौन कौन? भारत के अटॉर्नी जनरल और भारत के सॉलिसिटर जनरल जो है वो इसके पदेन सदस्य होते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो बार काउंसिल के जो पदेन सदस्य होते हैं वो कौन कौन होते हैं? अटॉर्नी जनरल होते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये इसके पदेन सदस्य होते हैं। अब आगे इसमें तो इसके जो सदस्य होते हैं उनकी अवधि 5 वर्ष होती है। कितने साल की होती है वो? 5 साल के लिए चुने जाते हैं। इसके अलावा परिषद अपने सदस्यों के बीच में से 2 साल की अवधि के लिए अपने स्वयं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है इसमें कि जो ये परिषद होती है यानी BCI होती है, ये अपने सदस्यों के बीच में से ही, ठीक है, जो भी इसके सदस्य होते हैं, जो भी इसके मेंबर होते हैं उनमें से ही 2 साल के लिए, ठीक है। वैसे तो 5 साल की अवधि के लिए जो सदस्य चुने जाते हैं, लेकिन जो इसके मेंबर होते हैं, जो भी सदस्य होते हैं उनमें से 2 साल के लिए वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कर लेते हैं, ठीक है। उसी में से जो भी सदस्य होते हैं उसमें से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाता। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो कार्यकाल है वो कितने वर्षों के लिए होता है? तो वो 2 वर्षों के लिए होता है। और जबकि सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों के लिए होता है। सदस्यों का होता है 5 वर्षों के लिए, और जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है उसका होता है 2 वर्ष के लिए। तो याद रखना आप। अब आगे इसमें यह कानूनी शिक्षा के लिए मानक भी निर्धारित करता है, यानी जो BCI है यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, यह कानूनी शिक्षा के लिए क्या नियम होंगे, क्या क्या सिलेबस होगा, किस तरह कार्य करेगा, तो ये सभी ये चीज़ें निर्धारित करता है। और उन विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करता है जिनकी कानून में डिग्री स्नातक स्तर पर अधिवक्ताओं के रूप में खुद को नामांकित करने के लिए छात्रों के लिए योग्यता के रूप में काम करेगी, ठीक है। तो इसके अंतर्गत उन विश्वविद्यालय को, उन यूनिवर्सिटीज़ को मान्यता दी जाती है जो कि कानून की डिग्री देने में सक्षम है और क्या कर सकते हैं कि जहाँ पर डिग्री स्नातक स्तर पर अधिवक्ताओं को खुद को नामांकित, मतलब वो खुद को नामांकित करने के लिए छात्रों के लिए योग्यता के रूप में कार्य करेगी, जिससे कि जो छात्र है वो योग्यता प्राप्त कर पाए, कोई भी डिग्री प्राप्त कर पाए। तो इस तरह से उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ को केवल मान्यता प्रदान की जाएगी। अब ये तो हो गया बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अब हम देखते हैं बार काउंसिल के क्या क्या कार्य होते हैं। आइए पहले इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो बार काउंसिल के क्या क्या कार्य है देखते हैं। तो सबसे पहले है अधिवक्ताओं के लिए पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानकों को पूरा करना, यानी जो भी अधिवक्ता हैं, जो भी बैरिस्टर हैं, उनके लिए क्या क्या पेशेवर आचरण होगा, यानी वो अपने पेशे में आकर किस तरह का व्यवहार करेंगे, किस तरह का उनका आचरण रहेगा, किस तरह का उनका बिहेवियर रहेगा, इस सब के बारे में कुछ नियम बना दिए जाते हैं। और शिष्टाचार यानी वो किस तरह से शिष्टाचार करेंगे, उनका आचरण किस प्रकार का होना चाहिए, इस बारे में भी इनके लिए कुछ मानक तय कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट है अनुशासनात्मक समितियों द्वारा अपनाई जाने वाली कार्यविधि, ठीक है, यानी कुछ अनुशासनात्मक समितियां होती हैं, उनके द्वारा कुछ कार्यविधि अपनाई जाती है जिनको ये लागू करते हैं।
आगे है अधिवक्ताओं के अधिकारों, विशेषाधिकारों और हितों की रक्षा करना। तो आपने कई बार सुना होगा कि बहुत सारे वकील जब उनके अधिकारों का उल्लंघन होता है, उन्हें ऐसे लगता है कि उनके साथ में शोषण हो रहा है, तो वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जो हेल्प लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया उनके जो अधिवक्ता है, वकील हैं, बैरिस्टर हैं, उनके अधिकारों के, उनके विशेषाधिकारों और हितों की रक्षा करती है। तो इस तरह से उनके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होती है। नेक्स्ट है कानून सुधार को बढ़ावा देना और समर्थन करना। तो ये क्या करते हैं कि अगर देश में कुछ इस तरह की स्थितियां हो गई हैं जो कि पुराने कानून है जो इस समय पर जो बिल्कुल जो यूज़फुल नहीं रहे, तो उनको सुधार करना और उनका समर्थन करना, ठीक है। तो कानून सुधार करना और उनका समर्थन करना। नेक्स्ट है किसी भी मामले से निपटना और निपटाना, यानी अगर कोई मामला है उससे अगर निपटा नहीं जा रहा तो उसमें हेल्प करना, ठीक है, किसी भी कोर्ट की, और उससे निपटाना। और जो राज्य बार काउंसिल है उसके द्वारा संदर्भित क्या हो, यानी वे मामले जिनको राज्य काउंसिल यानी स्टेट बार काउंसिल के द्वारा संदर्भित क्या हो, उन मामलों को निपटाना, ठीक है। तो ये इसका प्रमुख कार्य है। अब आगे इसमें कानूनी शिक्षा को बढ़ावा देना और कानूनी शिक्षा के मानकों को पूरा करना। इसके अलावा जो भी कानून से संबंधित शिक्षा होती है, जैसे LLB हो गया, LLM हो गया, और भी बाकी शिक्षा, ठीक है, तो उनको बढ़ावा देना और क्या करना, जो कानूनी शिक्षा उसके मानकों को पूरा करना कि क्या क्या मानक है, क्या क्या नियम होने चाहिए, क्या क्या पाठ्यक्रम होना चाहिए, इस सब बारे में निर्णय करना। कौन करता है इस सब के बारे में निर्णय? वो BCI यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट है इसमें ऐसे विश्वविद्यालय का निर्धारण करना जो कि कानून में डिग्री एक वकील के रूप में नामांकन के लिए योग्यता होगी, ठीक है। इसका मतलब कि इस तरह के जो यूनिवर्सिटीज़ का निर्धारण करना, ऐसे यूनिवर्सिटीज़ को चिन्हित करना जो कि कानून की डिग्री देने में सक्षम हो और जो कि एक इस तरह के वकील को बना पाए जो कि नामांकन के लिए जिसमें योग्यता हो, ठीक है। तो वकील को नामांकन के लिए योग्यता प्रदान करना भी इसकी जिम्मेदारी होती है। अब नेक्स्ट है प्रसिद्ध न्यायविदों द्वारा कानूनी विषय पर सेमिनार आयोजित करना और कानूनी हित के पत्रिकाएं प्रकाशित करना। इसके अलावा ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि जो प्रसिद्ध न्यायविद है, जो प्रसिद्ध कानून को जानने वाले लोग हैं, उनको कानूनी विषयों पर सेमिनार आयोजित कराना, यानी एक वर्कशॉप के टाइप का कुछ इस तरह का आयोजित कराना, ताकि वो बाकी लोगों को अपना एक्सपीरियंस बता सके कि कानूनी विषय क्या है, किस तरह से कार्य करोगे आप लोग आगे चल के। तो इस तरह से वो छात्रों को मोटिवेट भी कर सकते हैं। इसके अलावा कानून के लिए क्या क्या अच्छी पत्रिकाएं होंगे, क्या अच्छे लेख होंगे, इस सब को प्रकाशित करना भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया का ही प्राथमिकता, उसी की जिम्मेदारी है। अब आगे गरीबों को संगठित करना और कानूनी सहायता प्रदान करना, यानी जो ग्रामीण इलाकों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कानून के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, वो जानते नहीं हैं, ठीक है। तो उन लोगों को संगठित करना और क्या करना, उनको कानूनी सहायता प्रदान करना। आपने देखा होगा कि कई बार जो कानूनी सहायता होती है वो इतनी ज़्यादा महंगी होती है कि लोग मना ही कर देते हैं कि ठीक है, नहीं हम ऐसे ही ठीक है, हमें नहीं चाहिए कोई भी हेल्प। तो इस तरह से जो बार काउंसिल है वो लोगों को अवेयर करती है और बताती है, उनको संगठित करती है, ठीक है, और उनको उनके अधिकारों के बारे में अवेयर करती है। इसके अलावा उन्हें कानूनी सहायता प्रदान भी करती है। नेक्स्ट है एक वकील के रूप में प्रवेश के लिए भारत के बाहर प्राप्त कानूनों में विदेश योग्यता को मान्यता, यानी अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो आउट ऑफ इंडिया जाके कहीं बाहर जाके स्टडी करता है कानून की, तो उसको भी योग्यता प्रदान करना, उसको भी मान्यता प्रदान करना, ठीक है। तो ये भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया का ही कार्य है कि अगर कोई विदेश में जाकर कानून की पढ़ाई करना चाह रहा है तो उसे भी मान्यता प्रदान की जाएगी, ठीक है, और वो भारत में आकर अपनी वकालत शुरू कर सकता है। अब आगे इसमें बार काउंसिल के फंड का प्रबंधन करना और उसमें निवेश करना, यानी जो बार काउंसिल है उसके लिए फंड का प्रबंधन किस प्रकार से होगा, कहाँ से, मतलब उसका जो वित्तीय खर्चे हैं, वित्त है उसकी कैसे जो वो कहाँ से आएगा, किस तरह से कार्य करेगा, इस सब के बारे में प्रबंधन करना और नए नए निवेश करना। तो ये भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया का ही कार्य है। अब आगे इसमें एक सदस्य के चुनाव का प्रावधान करें जो कि बार काउंसिल चलाएंगे, यानी इसमें जो सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। मैंने पहले बताया इसमें से सदस्यों का चुनाव होगा, कुछ सदस्य होंगे जो कि इसके जो प्रशासन को चलाएंगे, इस बार काउंसिल को चलाएंगे, ठीक है। तो सदस्यों का चुनाव करना। और नेक्स्ट है अनुसूचित जातियों को कानूनी सहायता प्रदान करना और उन्हें व्यवस्थित करना। जो भी अनुसूचित जाति है, जनजाति है, उनको कानूनी सहायता प्रदान करना, क्योंकि वो लोग क्या है, ज़्यादा जानते नहीं है कानून के बारे में, अपने अधिकारों के बारे में वो ज़्यादा अवेयर नहीं होते। तो इस तरह से जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है वो अनुसूचित जाति और जनजातियों के लोगों को
अपने कानूनों के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति अवेयर करती है, उन्हें संगठित करती है और उसके अलावा उन्हें कानूनी सहायता प्रदान भी करती है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के कार्य। सो फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय चिकित्सा परिषद यानी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, शॉर्ट में इसे हम बोल देते हैं MCI। तो क्या है MCI, आइए देखते हैं। तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया यानी MCI भारत में स्थापित समान और उच्च स्तर की चिकित्सा शिक्षा के लिए एक सांविधिक निकाय है। कैसा एक सांविधिक निकाय है, और किसके लिए? समान और उच्च स्तर की चिकित्सा शिक्षा के लिए। ठीक है, तो याद रखना आप, ये सांविधिक निकाय है, संवैधानिक नहीं बल्कि सांविधिक निकाय। ठीक है, तो भारतीय चिकित्सा परिषद की स्थापना, अगर बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1934 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1934 में। और एक एक्ट था, उस एक्ट का नाम था भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1933। ठीक है, तो इस एक्ट के तहत इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, जो इसका मुख्य कार्य था वो था चिकित्सा के क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए भारत तथा विदेशों की चिकित्सा योग्यताओं की मान्यता के लिए समान मानकों को स्थापित करना था। ठीक है, जो भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे स्टूडेंट्स और जो बाहर से विदेशों से पढ़ के आ रहे हैं, उनके लिए समान योग्यता की मान्यता प्रदान करना था, उनको स्थापित करना था, उसके लिए कुछ नियमों को स्थापित करना था। हालांकि इसे अब निरस्त कर दिया गया है, क्योंकि भारत में स्वतंत्रता के बाद में मेडिकल कॉलेजों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। ठीक है, इसलिए महसूस किया गया कि देश में मेडिकल शिक्षा में हो रहे विकास और प्रगति के कारण उत्पन्न हुई चुनौतियों से निपटने के लिए MCI यानी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो एक्ट है, ये इसके प्रावधान पर्याप्त नहीं है, जो इसमें रूल रेगुलेशन बताए गए वो पर्याप्त नहीं थे। ठीक है, तो इसलिए 1956 में इसे पुराने अधिनियम को निरस्त कर दिया गया और इसकी जगह एक नया अधिनियम आया। ठीक है, तो 1956 में नीति आयोग ने भारतीय चिकित्सा परिषद को इसको निरस्त कर दिया गया था। ठीक है, इसके तहत 1956 के तहत मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCI को नेशनल मेडिकल कमीशन के नाम के साथ बदलने की सिफारिश की थी। ठीक है, तो क्या था इसका जो बाद में इसको बदल दिया गया था, किसमें? नेशनल मेडिकल कमीशन में, NMC। ठीक है, तो आप ये याद रखना, MCI को NMC में बदल दिया गया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को बदल दिया गया नेशनल मेडिकल कमीशन में, क्योंकि जो MCI थे उसमें जो प्रावधान थे वो इतने उपयुक्त नहीं थे कि वो समय के साथ में अपने आप को चेंज कर सके, वो समय की डिमांड को पूरा कर सके, इसलिए इसे निरस्त कर दिया गया था। अगर बात करें इसके मुख्यालय की, तो जो इसका मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? नई दिल्ली में है। ठीक है, तो MCI भारत में चिकित्सा शिक्षा के समान मानक और भारत और विदेशों में चिकित्सा योग्यता की मान्यता के लिए स्थापित किया गया है। ठीक है, किस किस के लिए? एक तो MCI भारत में चिकित्सा शिक्षा के समान मानक और भारत में जो विदेशों से चिकित्सा योग्यता है उनकी मान्यता के लिए स्थापित किया गया था, ताकि जो सभी के लिए बराबर रूल रहे। ठीक है, किसी को ज़्यादा वैल्यू, ये नहीं है कि किसी को जो विदेशों से पढ़ के आ रहे हैं उनको ज़्यादा वैल्यू दी जाए और जो हमारे इंडियन डॉक्टर्स हैं उनको कम वैल्यू दी जाए। तो इसलिए इस तरह की जो नियम मानक स्थापित करना इसका प्रमुख कार्य था। अब देखते हैं भारतीय चिकित्सा परिषद के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले स्नातक चिकित्सा शिक्षा के लिए एक समान मानकों की स्थापना और रख रखाव। क्या है? जो भी स्नातक से संबंधित चिकित्सा शिक्षा है, मेडिकल एजुकेशन है, उसके लिए मतलब ग्रेजुएशन लेवल पे एक समान मानक स्थापित करना और उनका रख रखाव करना। यह देखना क्या जो ये कानून बनाए गए, जो मानक बनाए गए हैं, ये सभी चीज़ों पर बराबर से लागू हो रहे हैं या नहीं। इसके अलावा मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेजों में स्नातकोत्तर यानी PG चिकित्सा शिक्षा का विनियमन करना। ठीक है, जो भी मेडिकल कॉलेज है उनमें PG की जो मेडिकल एजुकेशन उसका विनियमन करना, जो कि भारत में स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा के लिए राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड एक और वैधानिक निकाय है। ठीक है, तो एक राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड एक अलग से वैधानिक निकाय है जो कि भारत में चिकित्सा शिक्षा से संबंधित परीक्षाओं को जो निगरानी करता है, उनका विनियमन करता है शिक्षा का स्नातकोत्तर लेवल पर, PG लेवल पर। ठीक है, इसके अलावा भारत में चिकित्सा संस्थान द्वारा दी गई चिकित्सा योग्यताओं की मान्यता। जो भी चिकित्सा संस्थान होते हैं, जो भी मेडिकल कॉलेज होते हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूट होते हैं, जो भी वो योग्यता देते हैं उनको मान्यता प्रदान करना। ठीक है, MCI की क्या क्या है उसमें रूल कि वो जो भी डिग्री देता कोई भी कॉलेज उसको मान्यता प्रदान होती है, किससे? MCI से, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से। इसके अलावा भारत में विदेशी चिकित्सा योग्यता की मान्यता देना, जो भी बाहर से डॉक्टर्स
पढ़ के आ रहे हैं, जो भी चिकित्सा की मेडिकल की जो एजुकेशन लेके आ रहे हैं उनको भी मान्यता प्रदान करना, ठीक है, किसके द्वारा, एनसीआई के द्वारा। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज का प्रत्यायन, ठीक है, जो मेडिकल कॉलेज है उनका प्रत्यायन करना, यानी उन्हें उनकी निगरानी करना, उनका देख रेख करना। इसके अलावा मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यता वाले डॉक्टरों का पंजीकरण, जो भी मान्यता योग्य डॉक्टर हैं, ठीक है, उनको चिकित्सा योग्यता वाले डॉक्टरों का पंजीकरण कराना, ठीक है, देश में उनका पंजीकरण कराना, ताकि वो अपना जो कार्य है वो कर सकें। इसके अलावा सभी पंजीकृत डॉक्टरों की एक निर्देशिका रखते हुए, गाइडलाइंस रखते हुए उन्हें मतलब गाइड करते रहना, ठीक है। तो इसे इंडियन मेडिकल रजिस्टर भी से कहा जाता, जिसमें कि जो सभी डॉक्टर्स होते, पंजीकृत डॉक्टर्स होते, उनका रिकॉर्ड रहता, उनके लिए कुछ गाइडलाइंस रहती है। तो ये हो गया हमारा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, यानी एनसीईआरटी। काफ़ी चर्चा में रहता है, आपने सुना भी होगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम जानते हैं एनसीईआरटी क्या है। तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी भारत सरकार के एक स्वायत्त संगठन है, ठीक है। कैसा एक स्वायत्त संगठन है, यानी यह अपने निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है, ठीक है। स्वायत्त का मतलब होता है अपना निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है, जिसे कि 1 सितंबर 1961 को एक सोसाइटी, वैज्ञानिक और धर्मार्थ सोसाइटी के रूप में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1960 के तहत स्थापित किया गया था। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। जो क्वेश्चन बनते हैं वो यही बनते हैं कि कब स्थापित किया गया था, किस एक्ट के द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसे कब किया गया था, सितंबर 1961 में, ठीक है। और अधिनियम कौन सा था, वो वैज्ञानिक और धर्मार्थ सोसाइटी के रूप में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1980 के तहत इसे स्थापित किया गया था। तो डेट याद रखना, आप ये याद रखना, 1 सितंबर 1961, ठीक है। तो इसका स्थापना वर्ष है, इसका स्थापना डेट है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं इसका जो मुख्यालय कहाँ पर है। तो एनसीईआरटी का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर, वो नई दिल्ली में है, ठीक है। तो यह स्कूली शिक्षा के गुणों में सुधार करने के लिए शैक्षणिक और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। तो आपने देखा होगा जो भी स्कूल होते हैं उनकी क्वालिटी, उनके एजुकेशन में क्वालिटी बढ़ाना, उनके एजुकेशन में जो गुणात्मक जो सुधार करने के लिए यह नई नई टेक्निक प्रदान करता है और नई नई सहायता प्रदान करता है, ठीक है। इसके अलावा शैक्षणिक और तकनीकी सहायता प्रदान करता है, ठीक है, जिससे कि जो एजुकेशन है उनकी स्कूल की, वो अपनी एजुकेशन को अच्छी बना सके और भी ज़्यादा विकसित कर सके। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा स्कूली जो शिक्षा है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है, ये एक संस्था होती है, ठीक है। अब आगे परिषद का गठन 7 मौजूदा राष्ट्रीय सरकारी संस्थानों को मिलाकर किया गया, ठीक है। तो ये जो परिषद है इसका किसी एक पार्टिकुलर परिषद से, एक संस्था से मिलकर इसका जो निर्माण नहीं हुआ, बल्कि 7 मौजूदा राष्ट्रीय सरकारी संस्थानों से मिलकर इसका निर्माण हुआ, ठीक है। कितने, 7 है, जिनको मिलाकर एक एनसीईआरटी बना दिया गया। तो देखते हैं कौन कौन से संगठन है। तो सबसे पहले है केंद्रीय शिक्षा संस्थान। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ये नोट कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी संस्था है जिनसे मिलकर एनसीईआरटी का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले केंद्रीय शिक्षा संस्थान, नेक्स्ट है केंद्रीय पाठ्यपुस्तक अनुसंधान ब्यूरो, उसके बाद में है शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन के केंद्रीय ब्यूरो, ठीक है। शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन के केंद्रीय ब्यूरो, उसके बाद में माध्यमिक शिक्षा के लिए विस्तारित कार्यक्रम निदेशालय, इसके बाद में है राष्ट्रीय बेसिक शिक्षा संस्थान, राष्ट्रीय बेसिक शिक्षा संस्थान, नेक्स्ट राष्ट्रीय मौलिक शिक्षा केंद्र, और उसके बाद में है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑडियो विजुअल एजुकेशन, ठीक है। तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑडियो विजुअल एजुकेशन, सॉरी, ठीक है। तो एक बार फिर से देखते हैं क्या है, केंद्रीय शिक्षा संस्थान, केंद्रीय पाठ्यपुस्तक अनुसंधान ब्यूरो, शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन के केंद्रीय ब्यूरो, माध्यमिक शिक्षा के लिए विस्तारित कार्यक्रम निदेशालय, उसके बाद है राष्ट्रीय बेसिक शिक्षा संस्थान, नेक्स्ट है राष्ट्रीय मौलिक शिक्षा केंद्र और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑडियो विजुअल एजुकेशन। तो ये 7 संस्थाओं से मिलकर ही एनसीईआरटी का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये 7 संस्थाएं मिलकर एनसीईआरटी बनाती है। तो ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी को एक पार्टिकुलर संस्था है, सिर्फ एक ही है, बल्कि 7 संस्थाओं से मिलकर एनसीईआरटी बनी है।
तो अब हम यहाँ पर एनसीईआरटी के कार्यों की कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला कार्य एनसीईआरटी का शैक्षिक अनुसंधान, नवीन विचारों और अभ्यास के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए संचालित करने के लिए, ठीक है। तो क्या करते हैं एनसीईआरटी, सबसे पहले जो शैक्षिक अनुसंधान यानी शिक्षा में नए नए रिसर्च करने के लिए, इसके अलावा नए नए विचार आए जिससे कि इनोवेशन के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए। तो ये क्या है, एनसीईआरटी का कार्य है कि इन चीज़ों को वो एजुकेशन में अप्लाई करवाए, ठीक है, अप्लाइड करवाए, लागू करवाए, ठीक है। तो इन सबको संचालित करना एनसीईआरटी का ही कार्य है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 विकसित करने के लिए पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें, शिक्षण अधिगम सामग्री और किट, प्रशिक्षण मॉडल और रणनीति, ऑडियो वीडियो और आईसीटी सामग्री। तो क्या है, जो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा है उसको विकसित करने के लिए उसमें क्या क्या चीज़ें थी, किस तरह से उसे विकसित किया जाए। एक तो उसमें पाठ्यक्रम बताया गया था कि पाठ्यक्रम का निर्धारण किस प्रकार से होगा और कैसे वो आज की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। उसमें इसके अलावा क्या था कि जो पाठ्य पुस्तक होंगे वो किस प्रकार की होंगी और जो शिक्षण अधिगम सामग्री है, ठीक है, वो क्या क्या होगी और उसकी किट क्या क्या होंगे उसमें। इसके अलावा प्रशिक्षण मॉडल किस प्रकार का होगा, यानी कि जो टीचर्स बच्चों को पढ़ाएंगे वो किस तरह से पढ़ाएंगे, उनका जो मॉडल किस प्रकार का होगा, रणनीति क्या होगी उनकी, ठीक है। और इसके लिए ऑडियो वीडियो और आईसीटी का उपयोग किस प्रकार से शिक्षण में किया जाएगा, इस सभी के बारे में रूपरेखा तैयार करना। ये सभी किसके कार्य है, एनसीईआरटी के कार्य है, और इनको स्कूलों में लागू करवाना। इसके बाद में नेक्स्ट है पूर्व सेवा और सेवाकालीन शिक्षक, शिक्षा और राष्ट्रीय और राज्य स्तर के अधिकारियों का प्रशिक्षण, यानी सेवा से पहले जिनका भी सिलेक्शन नहीं, जिनका सिलेक्शन हो चुका है, यानी उन्हें टीचिंग से पहले उन्हें कुछ प्रशिक्षण देना, ठीक है। टीचर्स को प्रशिक्षण देने के लिए क्या है, शिक्षा और राष्ट्रीय राज्य स्तर के अधिकारियों का प्रशिक्षण, ठीक है। तो क्या है, जो टीचर्स है उनको हम ये कह सकते हैं टीचर्स को क्या देना, प्रशिक्षण देना। तो नियुक्ति से पूर्व जो टीचर्स है उनको ट्रेनिंग देना भी एनसीईआरटी का ही कार्य है। नेक्स्ट है राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ में सहयोग करना। जो भी राज्य स्तर के संगठन है शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, शिक्षा को विकसित करने के लिए जो भी संगठन है, राष्ट्रीय स्तर के जो भी संगठन है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो भी संगठन है, सबको सहयोग करना, ठीक है, जिससे कि शिक्षा का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके, उनमें शिक्षा में इनोवेशन आ सके, नए नए रिसर्च हो सके। तो इस प्रकार से ये हो गए एनसीईआरटी के कार्य। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR, ठीक है। तो इसके बारे में जानते हैं क्या है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR भारत में कृषि शिक्षा और अनुसंधान के लिए समन्वय के लिए जिम्मेदार एक स्वायत्त निकाय है, ठीक है। तो हमारे देश में जो भी कृषि शिक्षा से संबंधित जो भी कार्य हैं, जो भी रणनीतियां हैं और कृषि से संबंधित जो भी अनुसंधान हो गए, उनके लिए समन्वय के लिए कौन जिम्मेदार है, वो है ICAR, ठीक है। और ये इन सब के लिए एक स्वायत्त निकाय, ऑटोनॉमस एक निकाय है, ठीक है। तो ये अपने जो निर्णय है वो खुद लेने के लिए मतलब स्वतंत्र है। उसके बाद में है यह कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग कृषि मंत्रालय को रिपोर्ट करता है। किसको रिपोर्ट करता है ये? कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग कृषि मंत्रालय को रिपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये कृषि मंत्रालय को रिपोर्ट करता है। अब आगे इसमें अगर हम बात करें कि इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 16 जुलाई 1929, 16 जुलाई 1929 को हुई थी, ठीक है। किस एक्ट के तहत? सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1960 के तहत इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो फिर से देखते हैं, इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1960 के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की गई थी, ठीक है, जो कि रॉयल कमीशन फॉर एग्रीकल्चर की रिपोर्ट के अनुसरण में था। किसकी? ये पहले से किसी रिपोर्ट के अनुसरण में था। कौन सी रिपोर्ट थी वो? रॉयल कमीशन फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है, उस रिपोर्ट में पहले से अनुसरण में था। इसके बाद में 1965 और 1973 में इसका पुनर्गठन किया गया, ठीक है। इसको आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने के लिए, समय के अनुरूप इसे ढालने के लिए इसका बाद में 1965 में और उसके बाद में भी फिर से 1973 में इसका फिर से पुनर्गठन किया गया, ताकि ये आज की आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य कर सके। और इसका जो मुख्यालय है ICAR का, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहाँ पर है इसका? नई दिल्ली में।
इसके बाद में जो केंद्रीय कृषि मंत्री होते हैं, हमारे देश के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर होते हैं, वो इसके अध्यक्ष होते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, ठीक है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो वो होते हैं इसके कृषि मंत्री, ठीक है। यह दुनिया में कृषि अनुसंधान और शिक्षा संस्थानों का सबसे बड़ा नेटवर्क है। सबसे बड़ी चीज़ है ये, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जो दुनिया में कृषि अनुसंधान और शिक्षा है, शिक्षा संस्थान उनका सबसे बड़ा नेटवर्क है। अब आगे इसमें ICAR कृषि और विज्ञान की उन्नति के लिए योजना और अनुसंधान, शिक्षा, प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देता है। तो क्या काम है इसका मुख्य जो है, एक तो कृषि और विज्ञान की उन्नति के लिए, ठीक है, जिससे कि कृषि और विज्ञान में ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके, और उसकी योजना और अनुसंधान के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देता है। तो सबसे जो प्रमुख कार्य है वो है इसका कृषि के क्षेत्र में इनोवेशन करना, ठीक है। कृषि को ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब जो कृषि का क्षेत्र है उसमें अनुसंधान को बढ़ावा देना और उसमें नए नए इनोवेशन करना, तो इसका प्रमुख कार्य है। और ये कृषि से संबंधित सबसे बड़ा नेटवर्क है। तो ये हो गया हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उच्च शिक्षा का केंद्र उत्कृष्टता, यानी सेंटर एक्सीलेंस ऑफ हायर एजुकेशन। शॉर्ट में हम इसे बोल देते हैं CEHE। तो क्या है सेंटर एक्सीलेंस ऑफ हायर एजुकेशन, तो इसके बारे में जानते हैं। तो सेंटर एक्सीलेंस ऑफ हायर एजुकेशन यानी CEHE एक गैर लाभकारी संगठन है। कैसा संगठन है? गैर लाभकारी संगठन है, ठीक है, जो कि उच्च शिक्षा में मुक्त बाजार के विचारों का समर्थन करता है। क्या है इसका मुख्य जो उद्देश्य, वो है उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मुक्त बाजारों के विचारों का समर्थन करना। यानी ऐसा नहीं होनी चाहिए, जो हमारी हायर एजुकेशन वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो सिर्फ जो अध्यापक केंद्रित हो, ठीक है, उसमें विद्यार्थियों को कुछ समझ में ना आए, बल्कि इस तरह की होनी चाहिए कि विद्यार्थी भी अपना उसमें पॉइंट ऑफ व्यू रख सके, यानी मुक्त बाजार के विचार उसमें होने चाहिए। अगर हम बात करें इसके गठन का, तो इसका जो गठन है वो 2007 में हुआ था। और किस लिए हुआ था? ये उन्नत अध्ययन के केंद्र जैसे कि CAS, इसके अलावा विशेष सहायता विभाग DSA और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलनीय मानकों वाले इंटर विश्वविद्यालय केंद्रों की योजना के तहत किया गया था, ठीक है। तो एक योजना बनी थी इन संगठनों को मिलाकर, जिस योजना के तहत इसका जो गठन 2007 में किया गया था। अब बात करते हैं इसके सबसे प्रमुख उद्देश्य की। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था उच्च शिक्षा और अनुसंधान क्षेत्र में गुणवत्ता इनपुट प्रदान करना। तो क्या है? उच्च शिक्षा और अनुसंधान क्षेत्र में गुणवत्ता इनपुट प्रदान करना इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य था। तो ये तो हो गया हमारा सेंट्रल एक्सीलेंस ऑफ हायर एजुकेशन। नेक्स्ट है हमारा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी PCI। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया भारत सरकार की एक वैधानिक संस्था है। सो फ्रेंड्स, वैधानिक संस्था का मतलब है कि यह जो संस्था फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, यह भारत में एक एक्ट के द्वारा इसे स्थापित किया गया था, कानून के द्वारा इसे स्थापित किया गया था, ठीक है। तो ये क्या होगी? वैधानिक संस्था, जिसे फार्मेसी रेगुलेशन के लिए फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत गठित केंद्रीय परिषद भी कहा जाता है। तो इसका जो दूसरा नाम है उसे कहा जाता है केंद्रीय परिषद, ठीक है। किस एक्ट के तहत? फार्मेसी रेगुलेशन के लिए फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत। फिर से देखिए, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया भारत सरकार की एक वैधानिक संस्था है, ओके, जिसे कि फार्मेसी रेगुलेशन के लिए फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत गठित केंद्रीय परिषद भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत गठित केंद्रीय परिषद भी, ठीक है। तो परिषद का गठन पहली बार 4 मार्च 1948 को किया गया था। तो क्वेश्चन बन सकता है कि जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया उसका पहली बार गठन कब किया गया? तो इसका जो पहली बार गठन है वो 4 मार्च 1948 को किया गया था। अब बात करते हैं इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पर है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। तो इसका जो मुख्यालय वो है नई दिल्ली में, और किसके तहत जो ये कार्य करती है संस्था या जो परिषद वो किस मंत्रालय के तहत कार्य करती है? वो है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। क्या है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, जिसके तहत फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वर्क करती है, जिसके अंडर में आती है। टॉपिक है हमारा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिक्षा। तो इसके बारे में जानते हैं। इसमें सबसे पहला आती है प्राथमिक शिक्षा। तो प्राथमिक शिक्षा क्या है? आइए देखते हैं। तो राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा मिशन यानी NEEM क्या है?
NEEM, ठीक है। तो इसको जो है MHRD के तहत एक स्वतंत्र और स्वायत्त निकाय बनाया गया है। MHRD यानी जो हमारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उसके तहत एक स्वतंत्र और स्वायत्त निकाय है। स्वायत्त का मतलब है कि ये अपने निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है, कोई भी बाहरी संस्था इनके ऊपर अपना नियंत्रण नहीं रख सकती, ठीक है। जो कि 1995 अक्टूबर में स्थापित किया गया था। तो आपका जो इसकी स्थापना वर्ष वो याद रखना, ये है 1995 अक्टूबर, ठीक है। तो इसे अक्टूबर 1995 में स्थापित किया गया था। इसका जो प्रमुख उद्देश्य था प्राथमिक शिक्षा मिशन का, तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य वो था कि 6 से 14 वर्ष तक के जो सभी बच्चे उनको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। क्या है? 6 से लेकर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। तो ये हो गया हमारा प्राथमिक शिक्षा मिशन। अब नेक्स्ट है हमारा नेशनल ओपन स्कूल। ये क्या है? तो नेशनल ओपन स्कूल यानी NOS की स्थापना नवंबर 1989 में एक स्वायत्त संगठन के रूप में की गई थी, ठीक है। तो इसकी जो स्थापना थी वो 1989 में एक स्वायत्त संगठन के रूप में की गई थी, और यह उन लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी जो कि किसी वजह से अपनी बीच में अपनी स्टडी छोड़ चुके हैं, अपनी पढ़ाई जो वो छोड़ चुके हैं और जो नियमित कक्षा नहीं ले पाते हैं, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होती है। तो उनके लिए जो स्कूल छोड़ने वालों को शिक्षा प्रदान करता है और जो नियमित कक्षाओं में भाग नहीं ले पाते, यह उनको एजुकेशन या उनको डिग्री वगैरह प्रदान करता है। तो क्या है नेशनल ओपन स्कूल? नेशनल ओपन स्कूल की स्थापना 1989 में एक स्वायत्त संगठन के रूप में की गई थी, और यह उन लोगों को शिक्षा देने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी जो कि किसी कारणवश से कुछ जो परेशानियां होती, ठीक है, जिससे कि वो अपनी जो स्टडी वो कंप्लीट नहीं कर पाते या कंटिन्यू नहीं कर पाते, तो उस वजह से उन लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी, और जो कि डेली क्लासेस नहीं ले पाते तो उनके लिए भी इनकी स्थापना की गई थी। अब आगे हमारा केंद्रीय विद्यालय। ये क्या है? तो केंद्रीय विद्यालय भारत सरकार के स्कूल वेतन आयोग की सिफारिशों पर, किसकी पर? स्कूल वेतन आयोग की सिफारिशों पर 1962 में केंद्रीय विद्यालय संगठन की योजना को मंजूरी दी, ठीक है। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो स्कूल वेतन आयोग की सिफारिशों पर हुई थी, और कब हुई थी? 1962 में केंद्रीय विद्यालय संगठन की योजना को पहले तो मंजूरी दी गई, उसके बाद में 1965 में केंद्रीय विद्यालय एक स्वायत्त निकाय है, ठीक है, जिसे कि केंद्रीय सरकार के प्राथमिक उद्देश्य के साथ में स्थापित किया गया। इनका जो पूरी तरह से जो इन पर निगरानी होती है इन स्कूलों पर, वो केंद्र सरकार की होती है, इसलिए इन्हें केंद्रीय स्कूल कहा जाता है या केंद्रीय विद्यालय इन्हें कहा जाता है, सेंट्रल स्कूल। अब आगे हमारा नवोदय विद्यालय। ये क्या है? तो शिक्षा पर राष्ट्रीय पुलिस 1980 शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986 ने प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय नाम का एक आवासीय विद्यालय की योजना बनाई है, ठीक है। तो ये जो राष्ट्रीय शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति आई थी 1986 वाली, तो इसमें बताया गया था कि किस तरह से शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाया जाए। तो इसमें आयोग ने सिफारिश दी थी कि इस तरह के प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय होना चाहिए। नवोदय का मतलब है कि उस विद्यालय में उनका आवास होना चाहिए, हॉस्टल की सुविधा होनी चाहिए, और टीचर्स के लिए भी वहीं पे जो है रहने की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं और जो शिक्षक है वो पूरी तरह से अपना ध्यान शिक्षा पर केंद्रित कर सके, इधर उधर की एक्टिविटीज़ पर नहीं। तो इस तरह से बताया गया था कि प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय का आवासीय विद्यालय होना चाहिए। अब आगे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, शॉर्ट में आप लोग जानते ही होंगे CBSE, ठीक है। तो ये भारत सरकार की केंद्रीय और सरकारी स्कूलों के लिए एक शिक्षा बोर्ड है। कैसा है? जो भी केंद्रीय है और सरकारी स्कूलों के लिए एक शिक्षा बोर्ड होता है, ठीक है। यह 3 नवंबर 1962 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी MHRD के तहत गठित किया गया था। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इसकी जो स्थापना वर्ष जो इसका, ठीक है। तो वो है 3 नवंबर 1962, याद न रखना, 3 नवंबर 1962, ठीक है। और इसे किस मंत्रालय के तहत गठित किया गया था? वो था हमारा MHRD यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत इसे गठित किया गया था। अगर बात करें CBSE के मुख्यालय की, तो इसका जो मुख्यालय है CBSE का वो है नई दिल्ली में। कहाँ पर इसका मुख्यालय? वो नई दिल्ली में है। CBSE सभी केंद्रीय विद्यालय,
सभी जवाहर नवोदय विद्यालय, निजी स्कूलों और केंद्र सरकार के द्वारा अनुमोदित अधिकांश स्कूलों और सीबीएसई सभी स्कूलों को एनसीईआरटी पाठ्यक्रम का पालन करने का निर्देश देते हैं। तो एक इस तरह की संस्था है सीबीएसई, इस प्रकार की संस्था है जो कि सभी केंद्रीय विद्यालयों और जितने भी जवाहर नवोदय विद्यालय हैं सभी को, इसके अलावा जितने भी प्राइवेट स्कूल है वो, और जितने भी केंद्र सरकार के द्वारा अनुमोदित स्कूल है सभी को ये एनसीईआरटी पाठ्यक्रम का पालन करने का निर्देश देती है। ठीक है, तो ये सभी पर अपना नियंत्रण रखती है, सभी प्रकार के स्कूलों पर, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम इसके कुछ एमसीक्यूज सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया आपका सीबीएसई। ठीक है, अब कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, शॉर्ट में हम इसे बोल देते हैं CIET। तो क्या है केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, आइए देखते हैं। तो एनसीईआरटी की एक इकाई, सबसे पहली चीज़ तो ये एनसीईआरटी की एक इकाई है, एनसीईआरटी की ही एक यूनिट है। ठीक है, जिसे कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, यह वर्ष 1984 में सेंटर फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड डिपार्टमेंट ऑफ टीचिंग के साथ में विलय के साथ अस्तित्व में आई थी। ठीक है, फिर से देखते हैं। जब ये सेंटर फॉर एजुकेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ टीचिंग बना था तो उसी के साथ में विलय कर दिया गया था और उसी के साथ में अस्तित्व में आई थी। कब? 1984 में। तो इसका आप ये जो वर्ष याद रखना, ये है 1984 में। और अगर हम बात करें इसके मुख्यालय की, तो जो इसका मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर इसका मुख्यालय? नई दिल्ली में स्थित है। अब आगे देखते हैं कि किस प्रकार से वर्क करती है। तो यह रेडियो, टीवी, फिल्मों, सैटेलाइट संचार और साइबर मीडिया जैसे शैक्षिक प्रौद्योगिकी के स्रोतों को अलग से संयोजन में बढ़ावा दे रहा है, यानी शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार से छात्रों की मदद कर रही है। यह रेडियो, टेलीविजन, फिल्मों के माध्यम से विभिन्न शैक्षिक गतिविधियों को संचालित करके छात्रों तक उनकी पहुंच को सुनिश्चित कर रही है और अलग से इनमें संयोजन में इनका बढ़ावा दे रही है। इसने विभिन्न राज्यों में सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन प्रयोग के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण का आयोजन भी किया है, यानी कि टेलीविजन के माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से किस प्रकार से जो है स्टूडेंट्स को किस प्रकार से शिक्षित किया जाए, उनको किस प्रकार से शिक्षा प्रदान की जाए, इसके लिए वो शिक्षकों को भी प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। ठीक है, तो केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान सिर्फ यही नहीं है कि वो एजुकेशन के फील्ड में ही जो स्टूडेंट्स की हेल्प कर रही है, बल्कि उसके लिए वो शिक्षकों को भी प्रशिक्षण दे रही है ताकि वो अच्छे से अपनी एजुकेशन को विद्यार्थियों तक पहुंचा सके। अब आगे इसमें CIET में प्री प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी और यूनिवर्सिटी एजुकेशन कौन कौन, सबसे पहले देखिए कौन कौन सी इसमें एजुकेशन आती है। तो CIET में प्री प्राइमरी, उसके बाद में प्राइमरी, उसके बाद में सेकेंडरी और यूनिवर्सिटी एजुकेशन, और ओपन यूनिवर्सिटी एजुकेशन, कंटेनिंग एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन वगैरह में ये काम होता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत ये सभी एजुकेशन आते हैं कौन कौन सी? प्री प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी और यूनिवर्सिटी एजुकेशन, ओपन यूनिवर्सिटी एजुकेशन, कंटेनिंग एजुकेशन और एडल्ट एजुकेशन। तो इन सभी के लिए CIET वर्क करता है। ठीक है, इनके लिए सभी कार्य करते हैं कि इन्हें किस प्रकार से जो विद्यार्थी हैं उनके लिए किस प्रकार से इनकी पहुंच को सुनिश्चित किया जा सके। अब आगे इसमें CIET ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों, बच्चों और शिक्षकों तक पहुंच के लिए इनसेट के माध्यम से टेलीविजन का उपयोग करके शिक्षा की एक वैकल्पिक प्रणाली के विकास में लगा हुआ है। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये जो CIET है ये ग्रामीण क्षेत्रों में, जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें स्कूलों, बच्चों और शिक्षकों तक पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए इनसेट, ठीक है, इनसेट एक सैटेलाइट के माध्यम से शिक्षा का जो है एक उपसंचार है जिसके माध्यम से टेलीविजन का उपयोग करके शिक्षा की एक वैकल्पिक प्रणाली के विकास में लगा हुआ है। यानी कि इनसेट के माध्यम से टेलीविजन के द्वारा जो स्टूडेंट्स हैं उनको शिक्षा प्रदान की जाए। ठीक है, और टेलीविजन के माध्यम से जो टीचर्स है वो बच्चों को शिक्षा प्रदान करें। तो इसके लिए उस शिक्षा की एक वैकल्पिक प्रणाली के विकास में लगा हुआ है। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इसमें जो हेल्प कर रहा है। इसके अलावा गतिविधियों में टीवी, पाठ्य चर्चा, प्रशिक्षण, लिपि लेखक, निर्माता, शोधकर्ता और तकनीकी कर्मचारी, शैक्षिक कार्यक्रम और अनुसंधान के उत्पादन की योजना भी शामिल है। फिर से देखते क्या क्या इसमें इसकी गतिविधियों में क्या क्या योजनाएं शामिल है। सबसे पहले टीवी के माध्यम से, उसके अलावा फिर पाठ्य चर्चा करके
उसके बाद में प्रशिक्षण, लिपि लेखक, निर्माता, शोधकर्ता और तकनीकी कर्मचारी, इसके अलावा शैक्षिक कार्यक्रम और अनुसंधान के उत्पादन की योजना, ये सभी इसमें शामिल है। इन सभी पर इसमें विचार किया जाता है और यह देखा जाता है कि किस प्रकार से इन योजनाओं को लागू करके विद्यार्थियों तक इनको पहुंचाया जा सके। तो इस तरह से CIET आज के ग्रामीण परिवेश में बहुत ज़्यादा शिक्षा को पहुंचाने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। तो ये हो गया आपका CIET यानी केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान। अब हम इसके कुछ MCQs सॉल्व कर लेते हैं। CIET का मतलब है, यानी इसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए है एकीकृत शिक्षा और प्रौद्योगिकी केंद्र, ऑप्शन बी है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी है केंद्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान, या ऑप्शन डी है एकीकृत मूल्यांकन प्रौद्योगिकी केंद्र। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, केंद्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान। सो फ्रेंड्स, अब हम चर्चा करते हैं मेटा कॉन्सेप्ट या मेटा अवधारणा पर कि क्या होती है मेटा अवधारणा। आइए जानते हैं। सो फ्रेंड्स, बेसिकली मेटा कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि अगर कोई छात्र है वो डॉक्टर बनना चाहता तो उसे उसी से संबंधित अध्ययन कराया जाए, यानी उसे डॉक्टरी से संबंधित ही अध्ययन कराया जाए। और अगर कोई छात्र है वो लॉयर बनना चाहता है तो उसे केवल लॉ की ही शिक्षा दी जाए, जिससे कि जो छात्र है वो उसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट में विशेषज्ञता हासिल कर सके, उसमें मास्टर हो सके वो। तो ये हो गया मेटा कॉन्सेप्ट का मतलब। अब आगे देखते हैं। तो इस आधुनिक युग में ज़्यादातर विश्वविद्यालय भारत में मेटा अवधारणा को स्वीकार करने की योजना बना रहे हैं। आज के टाइम में क्या हो रहा है, ये जो मेटा कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, ठीक है। तो इसी के साथ साथ जो इंडिया है, हमारे इंडिया में भी इसे बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ अपना रही हैं, ताकि जो स्टूडेंट्स है वो किसी भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट में विशेषज्ञता हासिल कर सके। जैसा कि आप सभी जानते हो मेटा कॉन्सेप्ट विदेशों में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। मेटा कॉन्सेप्ट क्या है, ये हमारे इंडिया से ज़्यादा विदेशों में ज़्यादा लोकप्रिय, जो डेवलप्ड कंट्री है, अमेरिका हो गया, UK हो गया, ठीक है, तो इनमें ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। और आप सभी जानते हो कि ये देश कितने ज़्यादा विकसित है। तो कहीं ना कहीं इनके विकसित होने के पीछे इनका ये मेटा कॉन्सेप्ट भी काम करता है, ठीक है, क्योंकि उनके छात्रों को उसी जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो शिक्षा दी जाती है और वो छात्र क्या ज़्यादा काबिल बन जाते हैं। तो मेटा अवधारणा को विदेशी विश्वविद्यालय द्वारा अपनाया जाता है और यह अध्ययन को आसान बनाता है। क्या है, जो विदेशी विश्वविद्यालय उसमें अपनाया जाता है और क्या है, जो स्टडी है उसको आसान बना दिया जाता है, ठीक है। यह ज़्यादातर उच्च अध्ययन के लिए है। किसके लिए? उच्च अध्ययन यानी हायर एजुकेशन के लिए ये, और छात्रों को अपने कौशल को बढ़ाने का मौका मिलता है। जो भी छात्र है अगर वो डॉक्टर बनना चाहता है तो उसे डॉक्टरी से संबंधित ही शिक्षा दी जाती है, जिससे कि जो छात्र है उसका कौशल बढ़ता है, ठीक है। इससे जो छात्र है उसका कौशल बढ़ता है। इसके अलावा छात्रों को किसी भी पाठ्यक्रम में अन्य कॉलेज में अध्ययन करने के दौरान दूसरे कॉलेज में प्रवेश लेने की अनुमति देता है। अगर कोई छात्र किसी कॉलेज में पर्टिकुलर सब्जेक्ट की स्टडी कर रहा है तो उसी दौरान वह दूसरे कॉलेज में भी प्रवेश ले सकता है, दूसरे कॉलेज में भी अन्य जो स्टडी कर सकता है, जो व्यक्तिगत रूप से सबसे अच्छा लगता है, ठीक है। तो एक साथ में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो दो चीज़ों की जो स्टडी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं मेटा यूनिवर्सिटी कॉन्सेप्ट के फायदे क्या क्या हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले यह है कि यह सभी छात्रों को उच्च शिक्षा को अधिक उदार और जनता के लिए सुलभ बनाने में के प्रयास में कार्य करता है। क्या है ये? क्या छात्रों को उच्च शिक्षा को अधिक उदार बनाता है, ठीक है, उसे अधिक फ्लेक्सिबल बनाता है और जनता के लिए सुलभ बनाने का प्रयास करता है, ताकि जो शिक्षा है वो प्रत्येक जनता तक सुलभ हो सके, प्रत्येक की उनकी पहुंच तक जो सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा डिजाइनिंग, इसमें क्या क्या है, डिजाइनिंग पाठ्यक्रम और अपनी पसंद के विषयों को आगे बढ़ाने के लिए उनके लचीलेपन को बढ़ाने की अनुमति देगा, ठीक है। तो छात्रों का जिस चीज़ में मन होगा डिजाइनिंग में, और अपने हिसाब से वो पाठ्यक्रम भी चूज कर सकते हैं और अपने पसंद के विषयों को भी आगे वो मतलब पढ़ सकते हैं और उनमें आगे बढ़ने के लिए वो कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट है, यह छात्रों को नवाचार के लिए अनुकूल नए दिमाग बनाने में मदद करता है। जब छात्रों को उनके मतलब इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अगर हम जो अध्ययन कराएंगे तो वो क्या है, उनमें इनोवेशन आएगा, ठीक है, उनके अंदर नए नए विचार आएंगे, जिससे कि उनका जो माइंड है वो ज़्यादा अनुकूल बन पाएगा, ज़्यादा वर्क कर पाएगा, और जो उनकी कैपेसिटी है, छात्रों की कैपेसिटी वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस तरह से मेटा कॉन्सेप्ट के द्वारा छात्रों के अंदर नवाचार की भावना आती है।
नेक्स्ट है, यह छात्रों और शिक्षकों के बीच बातचीत को बढ़ाएगा। इसके द्वारा क्या होता है, जो छात्र होते हैं और शिक्षक होते हैं उनके बीच में जो वार्तालाप होता है वो बढ़ जाता है, उनकी बातचीत बढ़ जाती है, क्योंकि वे शिक्षण सामग्री, विद्वानों के प्रकाशन, अनुसंधान, वैज्ञानिक कार्य और आभासिक प्रयोगों को साझा कर सकते हैं। छात्र क्या है, जो अपने टीचर से पूछ सकते हैं किसी भी टॉपिक को लेकर, और जो शिक्षक है वो अपना जो एक्सपीरियंस है या फिर अन्य व्यक्तियों का एक्सपीरियंस है या फिर अपनी नॉलेज है वो छात्रों के साथ में मतलब बांट देते उसको, उनको जो शेयर करते, ताकि जो छात्र है वो भी फ्यूचर में इससे लाभ ले सके। नेक्स्ट है, इसमें इंटरनेट संचार बुनियादी ढांचों को प्रदान करेगा। इसके माध्यम से क्या होता है, इंटरनेट के माध्यम से जो बुनियादी ढांचे हैं वो छात्रों को आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, जबकि जो विश्वविद्यालयों का एक नेटवर्क विभिन्न विषयों में पाठ्यक्रम प्रदान करेगा। सुविधा अधिक सहयोगात्मक और बहुविषयक शिक्षण होगा। ठीक है, तो जो विश्वविद्यालय होंगे तो उनमें जो एक नेटवर्क होगा इस तरह का विभिन्न, जिसमें कि विभिन्न विषय होंगे। ठीक है, और वो अलग अलग सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे। ठीक है, तो जो छात्र है वो अपने अकॉर्डिंग, अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनको चूज कर सकता है, जिससे कि वो क्या हो जाएगा, अधिक सहयोगात्मक हो जाएगा और उसमें क्या हो जाएगा, बहुत सारे विषयों का शिक्षण भी प्राप्त हो जाएगा। अब नेक्स्ट है कि जो हम 2012 में दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा इंडिया फर्स्ट मेटा यूनिवर्सिटी कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है कि जो मेटा कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा इंडिया में सबसे पहली बार अडॉप्ट किया गया, सबसे पहले अपनाया गया। तो 2012 में दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा सबसे पहले इंडिया में मेटा कॉन्सेप्ट अपनाया गया या फिर मेटा अवधारणा अपनाई गई। तो ये फैक्ट याद रखना, तो किसके द्वारा, दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी DU के द्वारा इसे सबसे पहले अपनाया गया। दिल्ली विश्वविद्यालय एक मेटा कॉलेज शुरू करने की संभावना है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इसके बाद में क्या हुआ कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसमें एक योजना बनाई गई कि एक इस तरह का कॉलेज बनाया जाएगा जो मेटा कॉलेज का रूप होगा। ठीक है, मेटा कॉलेज के रूप में ही एक नया कॉलेज शुरू करने की वहाँ पे संभावना, जो कि छात्रों के छोटे बैचों को पाठ्यक्रम मिश्रण करने और मेल खाने की अनुमति देता है। ठीक है, मतलब वहाँ पे जो छात्र है उनको अपने अकॉर्डिंग या फिर अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग